तो बच्चों आज हम डी ब्लॉक के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक तो है मैंगनीज और दूसरा है क्रोमियम। इनके दो महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के जो मुख्य विषय वस्तु है, बिंदु है, जिन पर आज हम अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहला इसमें है क्रोमियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट। इनके बनाने की विधि, इनके गुणधर्म, इनका क्या उपयोग है और इनमें जो आयन उपस्थित होते हैं डाइक्रोमेट और परमैंगनेट आयन, इनकी संरचनाओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि जो क्रोमियम है इसका महत्वपूर्ण यौगिक है क्रोमियम का, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बनाने की विधि, किस प्रकार से हम इसको निर्माण कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को इनके क्या क्या गुण होते हैं, गुणों पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका ये एक तो सबसे पहले बताने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक पदार्थ है, जिनका उपयोग हम ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +6 होती है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हम क्रोमाइड एसिड के द्वारा करते हैं, जिसका सूत्र होता है FeO.Cr2O3, या हम इकट्ठे FeCr2O4 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका निर्माण हम किस प्रकार से करते थे। सबसे पहले हम एक परावर्तनीय भट्टी लेंगे। परावर्तनीय भट्टी में क्रोमाइड अयस्क जो कि FeCr2O4 होगा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में भर्जित करते हैं और साथ में इसमें डालते हैं कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। जब इसको हम भर्जित करते हैं, गर्म करते हैं तापमान पर परावर्तनीय भट्टी में, तो इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है और साथ में फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तत्व उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो क्रोमाइड अयस्क का सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में जब हम चूने के कली चूना का मुख्य कार्य की जो पदार्थ है, इसको ये सरंध्र यानी पोरस बनाता है और वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण उसमें मदद करता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी उपस्थिति जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये पूरा का पूरा पदार्थ सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है। सोडियम क्रोमेट ये पीले रंग का पदार्थ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है। जब सोडियम क्रोमेट आपको मिलेगा तो इसको हम फिर जल के साथ निष्कर्षित करते हैं। जल के साथ जब निष्कर्षित करेंगे सोडियम क्रोमेट को, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड अम्लीय रूप में रहता है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। छनित में सोडियम क्रोमेट होता है जो कि पीले रंग का होता है। सोडियम क्रोमेट जो होता है पीले रंग का विलयन होगा। इस सोडियम क्रोमेट में हम फिर सांद्र H2 सल्फर के साथ इसको अम्लीकृत करते हैं। सांद्र H2 सल्फर के साथ जब हम इसको अम्लीकृत करते हैं तो ये H2 सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा और जल बनता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट में से जब हम इसको निष्कर्षित करते हैं, सांद्रित करते हैं, सांद्रता जब करते हैं, तो Na2SO4 जो है ये 10 अणु जल के एब्जॉर्ब करके अविलेय के रूप में ये अलग हो जाता है और हम फिर इसको अलग कर लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट को। तो कहने का मतलब है कि जब इस छनित के साथ में जब H2SO4 की क्रिया करते हैं तो सोडियम क्रोमेट जो पीला रंग है वो कैसे बदल जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। और सोडियम डाइक्रोमेट से हम Na2SO4 को क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने पर Na2SO4 जल के अणु को लेकर के अविलेय रूप में बच जाता है। इसको हम फिर से पृथक कर लेते हैं। अब हमारे पास छनित में मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट। इस सोडियम डाइक्रोमेट को हमको बदलना है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो इसके लिए हमें पोटेशियम लवण की जरूरत पड़ती है, जिसमें के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का चयन करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की जब हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम का जो लवण पोटेशियम में बदल जाता है, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है और पोटेशियम डाइक्रोमेट
से फिर NaCl को हम पृथक करके जब इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसमें ये पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जब इसको हम ठंडा करेंगे तो पहले NaCl पृथक होगा और बाद में जो विलयन बचेगा फिर उसको ठंडा करेंगे तो उससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल पृथक कर लेते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि आप सोडियम क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार बनाएंगे। तो इसके 3 पद हैं। पहला पद आपको समझ में आ गया होगा, क्रोमाइड अयस्क की सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में, कली चूना की उपस्थिति में जब उसको भर्जित करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन होगा, यानी कि क्रोमाइड का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन होगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, सोडियम क्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करेंगे। सोडियम डाइक्रोमेट में जब परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार हम 3 पद के द्वारा हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके गुणधर्म की तरफ में। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म जिसको आप देख करके बता सकते हैं, तो इसका जो रंग होता है वो नारंगी लाल रंग का होता है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे ऑरेंज कलर के नारंगी लाल रंग के क्रिस्टल होते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो 670 केल्विन होता है। 670 केल्विन तापमान पर ये पिघलता है, तो गलनांक इसका 670 केल्विन होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम विलेयता देखें तो जल में ये, यानी जल में ये ठंडे जल में अगर है तो ये कठिनाई से विलय होता है, ठंडे जल में कठिनाई से घुलनशील होता है, किंतु गर्म जल में आसानी से विलय हो जाता है। गर्म जल में आसानी से घुल जाता है, विलय हो जाता है। विलेयता आप देखें तो ठंडे जल में ये कठिनाई से घुलता है, लेकिन गर्म पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। ये 3 भौतिक गुण इसके। रंग ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होगा, गलनांक इसका 670 केल्विन है और इसकी विलेयता ठंडे पानी में ये कठिनाई से घुलता है लेकिन गर्म जल में आसानी से घुल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की तरफ चलते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। सबसे पहला गुण है आपका ऊष्मा का प्रभाव। जब इसको हम गर्म करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अपघटित हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में, क्रोमिक ऑक्साइड में, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये कुल मिलाकर के टूट करके अपघटित होकर के पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये पहला रासायनिक गुण है। अब इसके अगले हम दूसरे गुणों की तरफ में चलते हैं। हम अगले रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का दूसरा रासायनिक गुण है क्षारों के साथ क्रिया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब हम क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि पीले रंग का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज लाल रंग का होता है, ऑरेंज कलर का जो होता है, जैसे उसमें हम क्षार मिलाते हैं तो वो पोटेशियम जो क्रोमेट है उसमें परिवर्तित हो जाता है। पोटेशियम क्रोमेट जो है उसका होता है पीला रंग और पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है लाल नारंगी रंग। ऑरेंज कलर जो है जैसे उसमें हम क्षार मिलाएंगे तो इसमें बदल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। तो ये क्षारों के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में, यानी कि नारंगी रंग जो है वो येलो रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस पोटेशियम क्रोमेट में हम अगर अम्ल मिला दें दोबारा तो पोटेशियम क्रोमेट का जो पीला रंग था वो वापस नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण आप देख सकते हैं कि हमने ये पोटेशियम जो क्रोमेट है अब उसमें हमने क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। तो जो पीला रंग था पोटेशियम क्रोमेट का वो नारंगी रंग के जो पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसकी अगर हम आयनिक समीकरण को अगर हम देखें तो अम्लीय विलयन में जो नारंगी रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये कौन सा आयन है, डाइक्रोमेट आयन। तो डाई क्रोमेट जो आयन है ये नारंगी रंग का होता है और जैसे इसमें आपने क्षार मिला दिया, KOH आपने मिला दिया तो वो सीधे कैसे बदल जाता है पोटेशियम क्रोमेट। तो यहाँ पर कौन सा आयन आ गया, क्रोमेट आयन होगा। यहाँ पर कौन सा आयन है, क्रोमेट आयन, जिसका रंग परिवर्तित होकर के ये पीले रंग में परिवर्तित हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नारंगी रंग है
डाइक्रोमेट आयन का क्षार मिलाने पर वो पोटेशियम जो भी क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है, और इस पोटेशियम क्रोमेट में अगर हमने अम्ल डाल दिया तो अम्ल डालने पर वापस वो पीला रंग फिर नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों की दोनों जब पीएच का मान 7 होता है तब ये साम्य अवस्था में रहते हैं। साम्य अवस्था में कब रहेंगे? जब इसका पीएच मान 4 होगा। पीएच मान बदलने पर आप रंग परिवर्तन आसानी से देख सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि नारंगी रंग का होता है, जिसमें कि डाइक्रोमेट आयन होता है, जैसे ही उसमें आपने क्षार मिला दिया, क्षार मिलाने पर ये सीधे किसमें बदल जाएगा? पीले रंग के क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस क्रोमेट आयन में CrO4 जो क्रोमेट आयन है उसमें अगर आपने मिला दिया अम्ल जैसे ही मिलाते हैं तो वो परिवर्तित होकर जो पीला रंग है वो नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो रंग परिवर्तन हो रहा है इसका जो मुख्य कारण, चूंकि आपने डी ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया होगा, उसमें रंग परिवर्तन का जो आपने मुख्य कारण पढ़ा होगा और उसमें जो आपने कारण जाना था कि उसमें डीडी संक्रमण के कारण होता है। लेकिन ये आपको बता दें कि यहाँ पर इसका ये बिल्कुल कारण नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है, आवेश स्थानांतरण के कारण ऐसा होता है। इसका जो कारण है ये आवेश स्थानांतरण। तो ऑक्सीजन और धातु के बीच में जो आवेश का स्थानांतरण होता है उसकी वजह से ये रंग परिवर्तन होता है, न कि डी से डी में जो संक्रमण होता है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो रंग परिवर्तन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, और उसमें डी से डी में इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर जब वापस आते हैं तब रंग परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो आवेश स्थानांतरण है। आवेश स्थानांतरण धातु यानी क्रोमियम और जो ऑक्सीजन इनके बीच में जो आवेश स्थानांतरण होता है उसकी वजह से इनमें रंग परिवर्तन होता है। तो ये क्षारों के साथ क्रिया करने पर रंग परिवर्तन होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है, यानी कि जो रंग है जो आप देख रहे हैं नारंगी रंग है वो किससे बदल जाता है? पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगले रासायनिक गुण की तरफ हम चलते हैं जो कि आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक कार्य से संबंधित है, जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो जितने भी क्लोराइड जो अम्लीय मूलक होते हैं, जो क्लोराइड आयन होते हैं, उनके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, जिसमें कि अगर आपको मालूम आपके जो चूर्ण है सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है। कौन सा आयन? क्लोराइड ऋण आयन मौजूद है। तो उसकी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है नहीं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे परख नली, उसमें आपका चूर्ण रहेगा जिसमें कि क्लोराइड आयन उपस्थित होगा, NaCl KCl कुछ भी आपको मिलेगा। उसमें आप परख नली आपकी जो लेंगे वो बिल्कुल शुष्क होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस परख नली में आपने पोटेशियम क्लोराइड यानी क्लोराइड आयन का एक चूर्ण आपने लिया, उसमें फिर आप मिलाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उसको आप लेंगे 1:4। ये मात्रा कम रहेगी, इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। और फिर उसके बाद उसमें हम सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। इसमें हम क्या मिलाते हैं? सांद्र H2SO4 मिलाने के बाद हम इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो परख नली से एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज रंग की गैस निकलती है जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड गैस। ये गैस निकलती है, साथ में ये जो रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं कि ये KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पानी भी बनता है। लेकिन ये जो गैस निकलती है बहुत ही सुंदर गैस होती है, ऑरेंज कलर की होती है, जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इस क्रोमिल क्लोराइड गैस को हम क्या करते हैं? दूसरी परख नली में आप ले लीजिए पानी या NaOH भी आप ले सकते हैं, पानी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पानी तो अवेलेबल रहता ही है, तो उस पानी में एक टेस्ट ट्यूब में आपकी जब गैस निकली दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। क्रोमिल क्लोराइड को जैसी NaOH आपने जल में प्रवाहित करेंगे तो तुरंत, अगर पानी है तो क्रोमिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रोमिक अम्ल बनेगा और इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है, क्रोमिक अम्ल बनता है। और जैसे ही आपका जो पानी है वो पीले रंग का हो जाता है, इसका मतलब है कि इसमें आपकी जो गैस वो घुल चुकी है। तो जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे तो सोडियम क्रोमेट के कारण पीला रंग आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? क्रोमिल क्लोराइड गैस को पानी में या NaOH में आप प्रवाहित करेंगे, जैसे ही पीला रंग बनेगा तो क्रोमिक अम्ल आपका बन जाएगा। उस क्रोमिक अम्ल में आप क्या करेंगे?
थोड़ा सा एसिटिक अम्ल मिलाएंगे। एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद हम उसमें लेड एसीटेट का विलयन जैसे ही डालते हैं तो लेड क्रोमेट के पीले रंग का अवक्षेप हमको तुरंत प्राप्त होता है। जैसे ही पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम बता सकते हैं कि आपकी जो चूर्ण है उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है। तो क्लोराइड आयन का ये महत्वपूर्ण परीक्षण है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, जिसको हम निश्चयात्मक परीक्षण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने चूर्ण लिया, चूर्ण में पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की मदद से उसको हमने गर्म किया परखनली में। गर्म करने पर एक ऑरेंज रंग की गैस निकलेगी जो कि क्रोमिल क्लोराइड गैस है। इस गैस को हमने पानी में प्रवाहित किया। पानी में प्रवाहित करने के बाद जैसे ही उसका पानी का रंग आपका पीला हो जाता है, पीला रंग जब हो जाएगा तो वो क्रोमिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उस पीले रंग में फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद फिर उसमें हम लेड एसीटेट विलयन जब मिलाते हैं, लेड एसीटेट का विलयन जैसे ही मिलाते हैं तो जो आपका जो क्रोमिक अम्ल है वो पीले रंग के अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। ये विलयन है, लेकिन जैसे ही आप मिलाते हैं उसके बाद ये सीधे सीधे पीले अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण के द्वारा हम क्लोराइड आयन का निश्चयात्मक परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण गुण की तरफ चलते हैं। वो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग प्रकृति। ये जो ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है अम्लीय माध्यम में है। तनु अम्ल हमने लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब हम क्रिया कराते हैं तो इससे पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और जल साथ में 3 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं। ये जो ऑक्सीजन यही महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो नवजात ऑक्सीजन ही किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में सहायक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है और साथ में 3 अणु ऑक्सीजन के अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं जिसको हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और ये बहुत से यौगिकों को ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हम देखें ये रासायनिक अभिक्रिया का हम आयनिक समीकरण अगर देखें तो ये जो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन अम्ल की उपस्थिति में H+ आयन मतलब अम्ल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक क्रोमियम 3 दूसरा क्रोमियम 3 कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं कि +6 से +3 में रूपांतरित हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऑक्सीकारक प्रकृति कहते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है कि जो डाइक्रोमेट आयन है अम्ल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और एक इसमें क्रोमिक धनायन में परिवर्तित हो रहा है, जिसको कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और जब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +6 होती है। तो +6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +3 में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण इसकी जो प्रवृत्ति होगी कौन सी, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। अब इस ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के कारण ये बहुत से यौगिकों को दूसरे इसमें रूपांतरित करता है। तो अब हम देखेंगे तो लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कभी-कभी परीक्षा प्रश्न आ जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार कितना होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अणु भार होगा, अणु भार के बटे जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रक्रिया में वो कुल 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अणुभार बटे हम 6 लिखेंगे। तो इसका जो अणुभार है पोटेशियम का, क्रोमियम का, ऑक्सीजन सब मिलाकर होता है 294। 294 6 जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका भाग करेंगे तो इसका कुल तुल्यांकी भार होता है 49। कुल 50 इसका तुल्यांकी भार होता है। अब इसके गुणधर्म के कुछ उदाहरण देखते हैं कि ऑक्सीकारक गुण किन किन यौगिकों को किस किस में ये परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम इसकी क्रिया करते हैं अम्लीय माध्यम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, जो पोटेशियम आयोडाइड उसको आयोडीन में परिवर्तित कर देता है। आयोडीन में परिवर्तित करता है तो अम्ल की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयोडाइड इलेक्ट्रॉन है, आयोडाइड में ऋण आयन होगा,
अब ये रेड आयन किसमें परिवर्तित हो रहा है? आयोडीन में। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं कि परिवर्तित हो रही है। इस प्रक्रिया में 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आयोडीन कितने? 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 आयोडाइड आयन है, तो इस प्रक्रिया में 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये H+ आयन की उपस्थिति में वो 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो रहा है? क्रोमिक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि ये प्रक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक गुण से संबंधित प्रक्रिया है और Ki को ये आयोडीन में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, जो कि प्रैक्टिकल में भी आपने देखा होगा, फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में अगर हम अनुमापन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फेरस सल्फेट है वो अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर दे रहा है, फेरस सल्फेट को फेरिक आयन में बदल रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +2 है और वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3। तो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है क्रोमिक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है। और साथ में जब ये परिवर्तित हो रहा है तो ये जो अभिक्रिया है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको ग्रहण करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। इसमें अगर हम अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ से क्रिया करते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में परिवर्तित कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में अवक्षेपित कर देता है। और ऑक्सीकरण गुण आप देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सीधे परिवर्तित हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें? क्रोमिक सल्फेट में। आप देख रहे हैं कि यही अभिक्रिया सब में लागू हो रही है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आयन है, इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में निकल रहे हैं, उसको ग्रहण करके उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 से +3 सारी इसमें हो रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आप देखिए क्रोमिक सल्फेट में, यहाँ पर भी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिक सल्फेट में, सारे इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +6 से +3 में रूपांतरित हो रहा है। इसी प्रकार SnCl2 में परिवर्तित हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो रहा है, सोडियम सल्फेट में, HCl में, अल्कोहल एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार ये जितने भी उदाहरण हैं सारे के सारे ऑक्सीकारक गुण से संबंधित हैं। तो एक बार समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद अगला गुण है अपक्षय गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक गुण के अलावा इसमें एक अपक्षय गुण भी पाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्रोमिक पेरोक्साइड में अपक्षयित कर देती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्रोमिक पेरोक्साइड में अपक्षयित कर देती है। यानी कि ज्यादा तो नहीं होता, इसमें ऑक्सीकरण गुण प्रमुखता से पाया जाता है, लेकिन एक अपक्षय गुण भी पाया जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्रोमिक पेरोक्साइड में अपक्षयित कर देती है। तो ये थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के महत्वपूर्ण गुण। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका ऑक्सीकारक गुण है और दूसरा क्रोमिक क्लोराइड परीक्षण। अब हम इसके उपयोग की तरफ में आते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे पहला प्रमुख उपयोग है विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, इस वजह से ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है, इस वजह से प्रबल ऑक्सीकारक। अभी आपने पढ़ा पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित करता है, फेरस सल्फेट को फेरिक में परिवर्तित करता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जितने भी आयतनीय विश्लेषण जो रेडॉक्स अनुमापन होते हैं उसमें इसका हम एक प्रमाणिक विलयन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम स्टैंडर्ड विलयन बना सकते हैं। इसकी धार्मिकता मूलता आसानी से परिवर्तित नहीं होती है, इस वजह से हम इसका आयतनीय विश्लेषण में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है क्रोम टेनिंग में। क्रोम टेनिंग का अर्थात होता है कि जो चमड़ा होता है, चमड़े की साफ सफाई करने के लिए भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में जो जेलेटिन की परत है उसको हार्ड करना है, उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कैलिको की जो छपाई और रंगाई होती है उसमें भी हम कैलिको प्रिंटिंग में बहुत सुंदर जो अक्षर बनते हैं उसमें भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलिको प्रिंटिंग। और जो रंजन है, रंगाई होती है, छपाई होती है, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्रोमियम के बहुत सारे यौगिक हैं, क्रोम एलम K2 SO4.Cr2SO4 जिसको हम बोलते हैं क्रोम एलम, उसको बनाने में, क्रोम येलो बनाने में, क्रोम रेड आदि यौगिकों को बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आइए हम इसके बाद बात करते हैं कि इसमें दो आयन हैं, एक क्रोमेट आयन और दूसरा
डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन नारंगी रंग का होता है और क्रोमेट आयन पीले रंग का होता है। इन दोनों की संरचना किस प्रकार से होती है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो क्रोमियम आयन है इसमें sp3 संकरण होता है दोनों के केस में, और इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलक की होती है। क्रोमियम आयन की 4 दिशाओं में आप देख रहे हैं कि 4 ऑक्सीजन परमाणु है। 4 ऑक्सीजन परमाणु में 4 दिशा आप देख रहे हैं कि जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के द्वारा बंधित है और 2 ऑक्सीजन परमाणु आप देख रहे हैं जो जिसमें आवेश होता है वो एकल बंध से बंधित होते हैं। इस प्रकार इसकी संरचना चतुष्फलक की होती है। और इसी प्रकार से डाइक्रोमेट आप देख रहे हैं इसमें 2 चतुष्फलक आपस में जुड़े हुए हैं, सेम संरचना एक ही प्रकार से, लेकिन 2 ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, जिसमें ये एक क्रोमियम इससे बंधित दूसरा क्रोमियम इसके साथ साझा किया हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो बंध कोण है वो 126 डिग्री का होता है। द्विबंध की जो दूरी होती है वो 163 पिकोमीटर होगी है, और क्रोमियम और ऑक्सीजन की जो एकल बंध है उसकी दूरी होती है 179 पिकोमीटर। दोनों में ऋण आवेश समान होता है 2-2-, ये क्रोमेट आयन है। तो आज हमने जान लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट की संपूर्ण गुणधर्म के बारे में, उनके बनाने की विधि, उनकी संरचना, उनका उपयोग। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनाने की विधि और उनका ऑक्सीकारक गुण। अब हम मैग्नीज का महत्वपूर्ण यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको बनाने की विधि, इनके गुणधर्म, उपयोग, उनकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह भी प्रबल ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है। इस KMnO4 में मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +7 होती है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बनाने की विधि या निर्माण की विधि पर ध्यान देते हैं। उसका निर्माण हम करते हैं पायरोलुसाइड S, जिसका सूत्र होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि एक पायरोलुसाइड, ये एक अयस्क होता है। मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क, जिसका नाम है पायरोलुसाइड। इसकी हम क्रिया कराते हैं KOH कास्टिक पोटास के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब इसको वर्धित करते हैं, गर्म करते हैं भट्टी में, तो ये पायरोलुसाइड KOH के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम मैग्नेट, जो कि हरे रंग का पदार्थ होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। इस पोटेशियम मैग्नेट का हम फिर रासायनिक विधि के द्वारा, रासायनिक विधि में हम या तो क्लोरीन के साथ क्रिया करें या कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन के साथ जब हम इसकी क्रिया करते हैं, तो जो पोटेशियम मैग्नेट है, जो कि हरे रंग का पदार्थ है, वो पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल या गुलाबी रंग का होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। फिर हम इसको KCl से पृथक करते हैं साधारण करके। ये 2 पद में है। परीक्षा का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा प्रश्न पूछा गया है कि पायरोलुसाइड अयस्क से आप पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो इसमें 2 पद है। प्रथम पद में पायरोलुसाइड जो अयस्क है उसको हम KOH कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। ऑक्सीजन से क्रिया के साथ जब गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट, जो कि हरे रंग के पदार्थ उसमें परिवर्तित हो जाता है। उस पोटेशियम मैग्नेट में हम कोई भी रासायनिक विधि के द्वारा, चाहे हम क्लोरीन के साथ उसका ऑक्सीकरण करें या कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन के साथ, हम इसकी जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट जो हरे रंग का है, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि बैंगनी रंग का क्रिस्टल होता है, जो कि बैंगनी रंग का होता है ना, हरा रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है, उसके क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब इसके गुणधर्म की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उसका भौतिक गुण में पहला रंग, तो इसका रंग गहरा बैंगनी, जिसकी पर्पल कलर का होता है। बहुत सुंदर इसके क्रिस्टल होते हैं। इसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है, जैसे आयोडीन की चमक पाई जाती है उसी प्रकार के इसमें भी धात्विक चमक जैसी इसमें चमक पाई जाती है। बैंगनी रंग का सुंदर क्रिस्टल होता है। दूसरा इसके भौतिक गुण में जाते हैं। इसका गलनांक जो कि 523 केल्विन होता है, जिस पर ये पिघलता है, पिघलना प्रारंभ करता है, तो इसका गलनांक होता है 523 केल्विन। अगले भौतिक गुण की तरफ जाते हैं विलेयता, तो ये जल में आसानी से घुलनशील होता है, बहुत आसानी से घुल जाता है, और 100 ग्राम जल में ये 6.4 ग्राम आराम से, बहुत आसानी से घुल जाता है। इसकी जल में घुलनशीलता बहुत अच्छी होती है। हम अगले गुण की तरफ में जाते हैं, रासायनिक गुणों की तरफ में। तो पहला आता है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन में गर्म करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि बैंगनी रंग का होता है, वो
513 केल्विन पे अपघटित होकर पोटेशियम मैग्नेट, जो आपने पहले पढ़ा K2MnO4 में ये अपघटित हो जाता है, साथ में MnO2 बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो जब इसको गर्म करते 513 केल्विन पर, तो इससे पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगले गुणधर्म की हम तरफ चलते हैं। अगला गुणधर्म है आपका क्षारों के साथ, यानी KOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया। तो जब क्षारों के साथ हम क्रिया करते हैं तो इसमें भी वही पोटेशियम डाइक्रोमेट के जैसे आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है, जो गुलाबी बैंगनी रंग होता है, जैसे उसमें आपने क्षार मिलाया उसका जो रंग है परिवर्तित होकर हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट में ये परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल पोटेशियम डाइक्रोमेट में वहां पर नारंगी और पीला था, यहाँ पर गुलाबी या बैंगनी है, उसका परिवर्तन कैसे हो रहा है, यहाँ पर हरे रंग में परिवर्तित हो रहा है। तो जैसी क्षार आपने मिलाया तो KMnO4 किसमें बदल गया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। आइए हम इसके बाद अगले रासायनिक गुणधर्म की तरफ चलते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। अब ऑक्सीकरण गुण ये अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन तीनों माध्यम में प्रदर्शित करता है। प्रबल अम्ल के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि तीनों माध्यम में ये ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के दौरान इसमें ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने जो देखा था वो केवल अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल है ये उदासीन माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और अम्लीय माध्यम में भी, तीनों माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और इसका जो तुल्यांकी भार भी है तीनों माध्यम में अलग अलग होता है, क्योंकि तीनों माध्यम में इससे जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलती है वो तीनों माध्यम में अलग अलग मात्रा में निकलती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उदासीन माध्यम में कितने ऑक्सीजन ये उत्पन्न करता है, नवजात ऑक्सीजन। तो उदासीन माध्यम हम किसको मानते हैं, जल एक उदासीन होता प्रकृति का होता है, ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय। जब हम उसकी जल के साथ क्रिया करते हैं उदासीन माध्यम में, तो ये KOH का, ये KMnO4 KOH में बदलता है और MnO2 में परिवर्तित हो जाता है, KMnO4 MnO2 में परिवर्तित होता है। और इस प्रक्रिया में 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और ये नवजात ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करने में मदद करती है। अब इसके हम रासायनिक समीकरण को अगर हम आयनिक समीकरण के रूप में देखें तो जो परमैंगनेट आयन है KMnO4 में, MnO4 जल के साथ जब क्रिया करे तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक प्रवृत्ति या ऑक्सीकरण गुण। तो परमैंगनेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके MnO2 में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, घट रही है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो घटती है और ये ऑक्सीकरण गुण का प्रमुख बिंदु है। अब आइए हम देखते हैं इस उदासीन माध्यम में KMnO4 का जो तुल्यांकी भार है, KMnO4 का जो तुल्यांकी भार है, इसमें आपको पता है कि इस प्रक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं और चूंकि इसका जो अणुभार होता है KMnO4 का वो 158 होता है। पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन का अगर जोड़ करके परमाणु भार निकाले तो इसका जो अणुभार होता है वो 158 होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है या जितनी ऑक्सीजन वो निकाल रहा है उसको अगर हम विभाजित कर दें तो इसका उदासीन माध्यम में जो तुल्यांकी भार होता है वो 52.67 होता है, 52.67 होता है। KMnO4 का उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार कितना होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिए कि इसका उदासीन माध्यम में KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होता है 52.67। किस आधार पर, अणुभार बटे जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहे हैं उस आधार पर आप निकाल सकते हैं KMnO4 का तुल्यांकी भार। आइए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कि उदासीन माध्यम में ये किस यौगिक को किस में रूपांतरित करता है। तो एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा था उसी प्रकार ये भी ऑक्सीकरण गुण प्रदर्शित करता है। तो ये भी H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जब इसकी हम अभिकृत करते हैं उदासीन माध्यम में यानी जल में, तब ये KMnO4 जो H2S है उसको सल्फर में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी एक ऑक्सीकारक गुण है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में रूपांतरण। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीज सल्फेट लेते हैं और इसी प्रकार से रासायनिक क्रिया कराते हैं तो मैग्नीज सल्फेट का भी ये पोटेशियम परमैंगनेट है उसको MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में उसको परिवर्तित कर देता है। आइए इसके बाद हम अगला
माध्यम देखते हैं जो कि क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम में आप क्षार प्रयुक्त करेंगे। क्षारीय माध्यम में क्या क्रिया होती है, तो क्षारीय माध्यम में देखिए पोटेशियम जो परमैंगनेट है क्षार KOH के साथ क्रिया करके हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, साथ में जल और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का अणु, नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर एक अणु प्राप्त होती है, एक नवजात ऑक्सीजन। अब इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नेट आयन में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया का अर्थात ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीकारक कहलाता है। और यहाँ पर आप अगर इसका तुल्यांकी भार देखेंगे, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार KMnO4 का अगर देखेंगे तो अणुभार बटे जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका जो अणुभार है और तुल्यांकी भार दोनों का मान समान होता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है। इसके भी कुछ उदाहरण देखें हम कि क्षारीय माध्यम में भी प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ने दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड को KMnO4 पोटेशियम आयोडाइड में परिवर्तित कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड में इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा, KMnO4 जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके MnO4 में परिवर्तित हो जाता है। और ये दो स्टेप में होता है, हालांकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। और इसका जो परिवर्तन पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडेट में हो जाता है। इसका और एक उदाहरण अगर हम देखें तो ये एथिलीन गैस है, एथिलीन C2H4 जो कि 11वीं के कार्बनिक रसायन में था। तो एथिलीन गैस में जब हम क्षारीय KMnO4 में उसको प्रवाहित करते हैं, क्षारीय KMnO4 का जो विलयन है उसमें एथिलीन गैस हम प्रवाहित करते हैं। जो क्षारीय KMnO4 में जैसे प्रवाहित करते हैं तो जो KMnO4 का जो गुलाबी रंग है या बैगनी रंग है वो गायब हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है और उस जगह पे बन जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्षारीय KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। क्षारीय KMnO4 को हम क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक। और ये असंतृप्ता जो कार्बनिक यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, उनके परीक्षण में प्रयुक्त होता है। बेयर अभिकर्मक क्या है, तो बेयर अभिकर्मक जो क्षार मिला हुआ जो KMnO4 होगा उसका बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। तो इसका प्रयोग हम असंतृप्तता परीक्षण जो कार्बनिक यौगिक है उसके लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला ऑक्सीकरण गुणक है, ऑक्सीकारक गुण है। अब अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक की जैसे कार्य करता है। तो प्रबल अम्ल में हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब KMnO4 की क्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया में K2SO4 MnSO4 और साथ में 5 नवजात ऑक्सीजन के अणु उत्पन्न होते हैं और यही ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि अम्ल की उपस्थिति में 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और MnO4 जो है परमैंगनेट आयन Mn2+ आयन में परिवर्तित हो रहा है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था भी चेंज हो रही है और इस प्रक्रिया में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं इसलिए इसका तुल्यांकी जो भार है अणुभार में 5 का अगर हम भाग लेंगे तो 31.6 होता है। तो KMnO4 का अम्लीय माध्यम में जो तुल्यांकी भार होता है वो 31.6 होता है। इसके उदाहरण भी हम देखें तो KMnO4 फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड को जब हम अम्लीय माध्यम में KMnO4 के साथ क्रिया करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड KI ये परिवर्तित होता है, किसमें, आयोडीन में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार का परिवर्तन अगर आप देखेंगे तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम KMnO4 की क्रिया अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो H2SO4 को ये सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देगा। यह है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इसी प्रकार से जो ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल को ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, मतलब ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण गुण है। आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि KMnO4 का प्रमुख उपयोग क्या है। तो सबसे पहला प्रमुख उपयोग अभी हम पढ़ रहे थे, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। दूसरा इसका प्रयोग हम जो आयतनात्मक विश्लेषण जो अनुमापन होता है उसमें KMnO4 हम प्रयोग करते हैं अभिकर्मक के तौर पर, यानी कि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन जो कि आपके प्रायोगिक कार्य में भी आप प्रयोग करेंगे तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा KMnO4 में कीटाणुनाशक और रोगाणु को नाश करने का भी गुण होता है, इसलिए जो घाव है उनको साफ सफाई करने के लिए हम KMnO4 का विलयन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जल के शोधन में पहले के समय में जो कुएं में जो लाल दवा के नाम से प्रसिद्ध था वो KMnO4 है, जिसको
पानी के शोधन के लिए और कीटाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इसमें जो रंग है, रंग को उड़ाने का गुण भी पाया जाता है, विरंजी कारक के रूप में भी कार्य करता है और कार्बनिक रसायन में ये क्षारीय KMnO4 बेर अभिकर्मक के रूप में भी कार्य करता है। आइए हम इसकी संरचना की तरफ ध्यान देखें तो इसमें Mn परमाणु आप देख रहे हैं कि ये भी चतुष्फल की संरचना में है। इसके Mn पर दोनों में sp3 संकरण होता है और ये परमैंगनेट आयन है और ये मैग्नेट आयन, ये बैगनी और हरा रंग दोनों में आप देखेंगे तो संकरण जो sp3 संकरण होता है, दोनों की संरचना चतुष्फल की होती है और दोनों में सेम संकरण पाया जाता है, जिसमें मैग्नेट केंद्र में होगा और 4 कॉर्नर पर 4 ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित रहते हैं। तो ये हो गया KMnO4 में जो मैग्नेट और परमैंगनेट आयन की संरचना। तो इसकी संरचना चतुष्फल की और संकरण sp3 होता है। तो आज में बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।